भारत के अंदर चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के ऊपर जूता फेंका जाता है, जिसके बाद जिस वकील ने जूता फेंका, वो ये तक कहता है कि मुझे इस चीज़ का कोई अफ़सोस नहीं है, परमात्मा ने मेरे से ये सब कुछ करवाया है। इस मुद्दे पर बात करें तो मुद्दा बड़ा लंबा-चौड़ा हो जाएगा, लेकिन इस वक़्त मैं न्यू प्लॉट में श्री विश्वकर्मा लाइब्रेरी में हूँ और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, वो इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के 4 पॉइंट्स हैं, जिनमें से सबसे पहला पॉइंट भारत के सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई बी.आर. गवई के ऊपर जूता फेंकने का है। क्यों जूता फेंका गया, इस पर बात करेंगे। उसके बाद 3 पॉइंट और हैं जिन पर चर्चा करेंगे और जान लेते हैं कि इन लोगों में इस मसले को लेकर के कितना रोष है, जो मीटिंग इन लोगों ने बुलाई, और इस मीटिंग के बाद क्या एक्शन लिया जाएगा और क्या-क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों की ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता है और उस पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे साथ कटारिया साहब हैं, बुलंद कटारिया हैं। कटारिया साहब, भारत के अंदर मेरे ख्याल से मैंने इतिहास में नहीं पढ़ा कि भारत के सीजीआई के ऊपर जूता फेंक देना या फेंकने का प्रयास करना और बाद में ये कहना कि मुझे इस चीज़ का कोई अफ़सोस नहीं है, और सरकार की ओर से मौन रहना, इस पर कुछ ना कहना, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए सर, ये मुद्दा जो है ये बहुत गंभीर है, सीरियस है और इतना सीरियस है कि ये नेशनल इंटेग्रिटी, नेशनल पीस, सोशल पीस और टॉलरेंस, इस सब चीज़ों को थ्रेट है। ये चीज़ तो एक ऐसा इंसिडेंट है जो ये प्रूव करता है कि भारत का जो समाज है वो धार्मिक कट्टरवाद उसमें भर चुका है, कट्टरवाद का ज़हर भर चुका है, इंटॉलरेंस क्रिएट हो चुकी है और यदि इतना ये जो हुआ है, ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो इतिहास में पहली बार हुआ है और ये कहना कि हम कंडेम कर रहे हैं, हम तो इसको पूरे जम्मू कश्मीर के एससी, एसटी, ओबीसी समाज के बिहाफ पे मैं इसको कंडेम करता हूँ और सभी कंडेम कर रहे हैं। लेकिन इसके कोर्ट के पास तौहीन अदालत और इस तरह के कानून होते हैं कि वो उस व्यक्ति को जो इस तरह की हरकत, कोई भी हरकत करता है जो अदालत को डिस्टर्ब करता है, तो कानून होते हैं, तो उसके तहत कार्रवाई नहीं हुई, ये अनफॉर्चुनेट है। कार्रवाई होनी चाहिए, बेशक गवई साहब ने उसको माफ कर दिया, वो अलग चीज़ है, लेकिन कानून जो है वो अपना काम उसको करना चाहिए और ये एक चिंताजनक इंसिडेंट हुआ है। और आप ये बताओ कि जिस देश की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर एक वकील जूता फेंकने का प्रयास करता है, वो विश्व गुरु बनने के सपने देख रहा है। क्या बाकी कंट्रीज में ये चीज़ नहीं जाती? आजकल तो मीडिया एक 5 मिनट में हर जगह फैल जाता है। क्या ये रिपोर्टें बाहर नहीं जा रही? कितनी शर्म की बात है। ये क्या मैसेज जाता है फॉरेन कंट्रीज को, जिनको हम यूएन में, हमने सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर लेनी है, हम विश्व गुरु बनने के सपने देख रहे हैं। क्या ऐसा कुछ करने से ये मिल पाएगा हमें? ये हमारी गलतियां हैं। इतिहास में भी ऐसी गलतियां हुई हैं, तो हम 1000 साल गुलाम रहे हैं, क्या हम दोबारा उस तरफ बढ़ रहे हैं क्या? आपको क्यों लगता है कि ये जो हो रहा है, वजह क्या हो सकती है, मानसिकता क्या हो सकती है ये करने का और वकील न्यायालय के अंदर जब ऐसा करे, आम व्यक्ति भी सोच नहीं सकता ऐसा करने का, वकील जब ऐसा करें, और एक वकील और हैं जो बाबा यदि साहेब वकील भीमराव। ऐसा करने लगेंगे तो आम आदमी का क्या होगा? वो वकील क्या न्याय दिलाता होगा गैर हिंदू को? गैर हिंदू को क्या न्याय दिलाता होगा जो इतना इंटॉलरेंट है कि वो गवई साहब को यहां तक आ गया? देखो, अदालत में तो अपील की जाती है, तो इस तरह से तो फैसले नहीं बदले जाते, जूतों से थोड़े फैसले बदले जाते हैं जब फैसले कराए जाते हैं। तो ये एक बहुत, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही डर्टी किस्म का ये इंसिडेंट हुआ है। ये हमारी डेमोक्रेसी पे और हमारी बार काउंसिल पे ये ब्लैक स्पॉट है, काला धब्बा है ये
ये कभी नहीं मिटेगा इतिहास में। आने वाली जनरेशंस जो है ये अफसोस प्रकट करेंगे कि ऐसा भी हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो हमारा समाज जो है वो दो हिस्सों में बंट चुका है, एक अम्बेडकरवादी, एक एंटी अम्बेडकरवादी। तो एंटी अम्बेडकरवादी जो है वो संविधान को नहीं मानते, वो अम्बेडकर मीन्स संविधान, वो दोनों सिनोनिम है। जब हम अम्बेडकर की बात करते हैं तो सीधा आता है कि संविधान। तो जो अम्बेडकर को लाइक नहीं करता, देखो अम्बेडकर की प्रतिमा को भी जूते मारे गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशियल सिस्टम है वो तो अम्बेडकर का बनाया हुआ सिस्टम है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अम्बेडकर का बनाया हुआ है। जो अम्बेडकर को नहीं मानता दैट मीन्स वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानता। तो इस तरह की जो सोच है वो हमारे समाज में पैदा हो चुकी है, पैदा की गई है, बल्कि मैं ये कहूँगा ये अनफॉर्चुनेट है। हमें हम जो इंडिया जो है ये मल्टी रिलीजियस, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रीजनल, इसमें बहुत सारी वैरायटी है। तो हमें एक दूसरे को टॉलरेट करना चाहिए और इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। मैं तो कह सकता हूँ। इस वक्त मेरे साथ सतिया साहब हैं। अब ओबीसी समाज के किसी व्यक्ति को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, ये सवाल पहले भी हमने किया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या असर हुआ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्या राजनीतिक दल में कोई, किसी भी दल में कोई हलचल हुई, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि सतिया साहब मुझे बताइए कि ओबीसी समाज के किसी एक व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई हलचल हुई हो, चर्चा में नाम आया हो कि राज्यसभा में उन्हें भेजा जा सकता है? बात ऐसे है कि थोड़े दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसने हमने जनरल अपील की जितनी भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर की, कि 1950 के पहले की तो बात ही अलग है। जब से भारत का संविधान लागू हुआ है, डेमोक्रेसी आई है, जमहूरियत आई है, तो उसमें अपर हाउस के लिए हमारे जहाँ से राज्यसभा के मेंबर जाते हैं। अगर हम इतिहास का पन्ना पन्ना देखें तो उसमें हमें दिखने को कहीं नहीं मिलेगा कि जो बहुजन लोग हैं, बहुजन सा से मीनिंग है कि जिनकी आबादी ज़्यादा होती है। जमहूरियत में राज्य उन लोगों के हाथ में होता है जिनकी आबादी ज़्यादा होती है। ये जमहूरियत का एक कानून है। लेकिन जहाँ जमहूरियत नाम पर एक कास्टिज्म, जात पात के लिहाज से जमहूरियत को चलाया जा रहा है। जितना भी हमने देखा आज तक कोई भी उसमें दलित ओबीसी का कोई राज्यसभा का मेंबर नहीं है। वहाँ ना कोई हमारी बात करने वाला नहीं है। हमने इस बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम पॉलिटिकल पार्टीज को, जो भी रूलिंग क्लास में हैं या नॉन रूलिंग क्लास में जो भी है, कि ये एक बंदा ओबीसी का जरूर वहाँ भेजना चाहिए। हलचल जरूर हुई है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वो बात गई है। कुछ लोग हमारे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं, काफ़ी देर से वो काम कर रहे हैं, पूरी उन्होंने आजू दे दी है। मेरे से भी ज़्यादा बूढ़े भी हो गए होंगे, अपना खर्चा खराबा भी किया, सेहत भी दी, अपने समाज को भी ले कर के। तो कहीं उनका स्टेटस, मान मर्यादा को कायम रखने के लिए, उन लोगों की आवाज़ को सुनने के लिए जिनकी वो रहनुमाई करना चाहते हैं, तो रहनुमा हमारा वहाँ जाना चाहिए ताकि वो उस लॉ मेकिंग, जो नेशनल लेवल की लॉ मेकिंग बॉडी है, उसमें हमारी बात तो रख सके। लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं है। अब हलचल थोड़ी हुई है, कुछ स्मेल आ रही है कि कुछ लोगों के नाम उन्होंने भेजे हैं, कुछ उसमें से एक दो ओबीसी का नाम भी भेजा है। हम देखते हैं कि जितने भी हमारे एमएलए, आने वाले एमएलए, क्या वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, हम उनसे ये अपील करते हैं, मुद्दवाना गुजारिश करते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ओबीसी या दलित को, किसी को वो टिकट देती है राज्यसभा की, तो मैं उनसे ऑन द बिहाफ ऑफ अवर कम्युनिटी में जो अपील करता हूँ उनसे कि हमारे बंदे को वोट देकर वो भेजें, ताकि हम ये महसूस करें कि हम भी इस देश के गुलाम शहरी ना होते हुए हम भी इस देश की जमहूरियत के हिस्सेदार हैं। तो आशा करते हैं हम कि ऐसा होगा तो हम प्रसन्नता हासिल करेंगे, नहीं होगा तो हमारे अंदर नाराज़गी और द्वेष और वो हमारे अंदर एक दुख जो है वो
जागता रहेगा और हमेशा के लिए लड़ते रहेंगे। एक बड़ी बात है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक अफसोस रहेगा कि दावे कुछ जो मर्जी राजनीतिक दल करते हों, हकीकत क्या है किसी भी राजनीतिक दल की वो सामने ज़रूर आ जाएगी अगर कोई भी व्यक्ति ओबीसी समाज का राज्यसभा में नहीं पहुंचा। मेरे साथ बंसी चौधरी हैं। बंसी साहब मुझे एक चीज़ बताइए कि कास्ट बेस्ड सेंसस की एक लंबी लड़ाई आप लोग लड़ रहे थे, अभी भी लड़ रहे हैं, क्या कुछ हो पाया, कुछ होने की उम्मीद है? और कास्ट बेस्ड सेंसस क्यों नहीं करवाया जा रहा? इसे करवाने से आखिर क्या सरकारों को क्या नुकसान हो सकता है, खासकर ओबीसी समाज की अगर कास्ट बेस्ड सेंसस होता है? देखिए 2021 में दिल्ली में ऑल इंडिया लेवल पे ओबीसी का एक आंध्रा भवन में एक कन्वेंशन हुई थी बहुत बड़ी, और उसमें ये हमने भी ये बात उठाई थी वहाँ पे कि उस वक्त हम देखते थे कि कास्ट सेंसस का जो मुद्दा था बड़ा धीरे धीरे उस वक्त चल रहा था। तो हमने भी उस वक्त दिल्ली जाके बात रखी, जुलाई का महीना था उस वक्त 2021 में। तो लेकिन तूल पकड़ता गया जब मुद्दा, तो आज प्रधानमंत्री को भी ये डिसीजन लेना पड़ा मजबूरी में कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर ये अक्टूबर 26 को ये शुरू हो जाएगी कास्ट सेंसस, और उसके लिए हमें सबसे बड़ी बात है तैयारी करनी पड़ेगी। लोगों के जैसे मैं ही हूँ, मैं जीबर बरादरी से तर रहा था, मेरा जो रिपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है या स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें मैं जीवर नाम से जाना जाता हूँ। मेरे भाई साहब कुम्हार पोटर के नाम से जाने जाते हैं, मेरे भाई साहब लोहार नाम से जाने जाते हैं, तरखान नाम से, तो शबीर साहब मेरे सामने क्या है धोबी के नाम से जाने जाते हैं। तो वो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक है वो हमें लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि जब वो टैप लेके आएंगे आपके पास तो टैप में अगर वो मैं बोलूंगा मैं कश्यप हूँ तो कश्यप उसके अंदर फीड नहीं होगा, उसके अंदर फीड हुआ होगा जीवर रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक। और उन लोगों को हमें सबको ये हमें हमारे पास मौका अभी भी है 1 साल का, 1 साल के अंदर हम सोचेंगे कि लोगों के जगह जगह जाकर सम्मेलन करेंगे, लोगों के ये बातें रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक आपने ये बताना है। तो ये तो मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने ये बात कही है कि जातियों के हिसाब से जो जातियां आपने बताई हैं इसके हिसाब से पता लगाया जा सकता है, कश्यप के हिसाब से पता नहीं चलेगा कि क्या है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि कितनी संख्या है इस वक्त और आपके अंदाजे से, क्योंकि आप लोगों में जा रहे हैं, मीटिंगें लगातार हो रही हैं, आपने यात्रा निकाली थी और उस यात्रा में आपको जो आंकड़े मिले उस आंकड़े के हिसाब से क्या है? मैं आपकी बात को फॉलो नहीं किया कि कितना क्या मतलब जनसंख्या कितनी है। देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो जनसंख्या है ओबीसी की, जो 15 जातियां 16 जातियां डाली गई हैं इसके अंदर, उसके बाद इसकी पॉपुलेशन जो है 62% के बराबर है इस वक्त। 62% से ऊपर? हाँ बिल्कुल, 62% के करीब इस वक्त पॉपुलेशन हमारी यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर। तो मेरा मतलब कहने का कि उनकी काउंटिंग होगी, गिनती होगी, तो लेकिन मैं ये बात सुन रहा हूँ कि आपने सुना होगा कि 4 जातियों का जो फर्क है कितने लंबे अरसे से चल रहा है, ये उनको रूरल और अर्बन फेस करना पड़ रहा है। 27% लागू नहीं हो रहा, कास्टें ऐसी आड़ की गई जिनको मंडल कमीशन, किसी कमीशन ने आज तक आइडेंटिफाई नहीं किया था उनको ओबीसी के लिए। तो मेरा मतलब कहने का कि ये जो बातें हैं तो इनको हमें, जैसे राज्यसभा में मेंबर है, तो मेरा मतलब कहने का कि ये हमने बहुत देर हो गए सुनते हुए सब कुछ, लेकिन इसके लिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा जैसे हमने पहले किया। इसलिए हम दोबारा प्रोटेस्ट से स्टार्ट करेंगे और ओबीसी अधिकार यात्रा जो है वो फिर निकाली जाएगी। क्योंकि प्रोटेस्ट शुरू हो सकता है अगर मैं जानना चाहूँ? दिसंबर के 31 दिसंबर से पहले हम करेंगे, बिल्कुल प्रोटेस्ट भी करेंगे और अधिकार यात्रा भी निकालेंगे हम। अगर सरकार आपकी डिमांडों को, आपके मुद्दों, सरकार माने या ना माने, ये हमें एक मुतवातर जम्मू कश्मीर के अंदर एक बना लेना चाहिए। जैसे आपने देखा हमारे ऐसी कैटेगरी के भाई जो हैं वो किसी मतलब कहने का कि उनके पुरखों का किसी जन्मदिन आता है या उनका कुछ भी दिन आता है तो वो मनाते हैं, झांकी निकालते हैं। तो इसलिए ओबीसी को भी इस वक्त हर साल के अंदर 2 बार या 1 बार जो है ओबीसी अधिकार यात्रा निकालनी चाहिए, ताकि सरकार को
हमें चेताना ना पड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिर्फ मतलब कहने का मेरा कि मैसेज जाता है, लेकिन जब तक पॉलिटिकल पार्टियों का वोट बैंक नहीं टूटे तब तक वो पॉलिटिकल पार्टी कोई मसला सॉल्व करने को तैयार नहीं होती है। जी, हाँ। ये एक बड़ा मुद्दा है। और साहब मुझे एक चीज़ बताइए, दिल्ली आप गए थे, एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में क्या पॉइंट डिस्कस हुए हैं और क्या ओबीसी समाज की समस्याएं हैं जिन समस्याओं को लेकर के मीटिंग की गई है, और इसके बाद की रणनीति क्या रहेगी? धन्यवाद आपका कि आपने हमारा यहाँ आकर हम जो मीटिंग के इशू थे उनको हाईलाइट किया, और उम्मीद है कि हमारा जो समाज है उन तक ये बात हमारी पहुँचेगी। तो दिल्ली जाने का मकसद ये था हमारा कि दिल्ली हमारी नेशनल लेवल के जो लीडर हैं ओबीसी के वो आए हुए थे। तो उन्होंने जो हमारे एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं आंध्रा हाई कोर्ट के, तो वो उसके वर्किंग वो प्रेसिडेंट हैं और चेयरमैन भी हैं। तो उन्होंने, क्योंकि वो लीगली साउंड हैं, उनको सारा पता, उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी केस ऐसे निकाले होंगे जो सोशल जस्टिस के, तो क्योंकि उनको काफ़ी नॉलेज है, तो वो उनका मकसद यही है। वो बोलते हैं कि मुझे गवर्नर की ऑफर मिली, कई बार उन्होंने राज्यसभा में जाने के लिए भी ऑफर किया, लेकिन कुछ लोग जो जैसे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, अगर वो चाहते तो अपने लिए कुछ भी कर सकते थे, उनको अच्छी से अच्छी नौकरी, अच्छे से अच्छा वो हर कुछ कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने समाज के लिए, अपने कौम के लिए लड़ा। और आज वो एक अम्बेडकर नहीं, यहाँ लाखों मिलियंस ऑफ अम्बेडकर पैदा हो गए हैं। तो इसलिए कुछ लोगों की जो मेंटालिटी होती है, जो मिशन होता है, वो अपने समाज को वो अपने जैसा बनाना चाहते हैं। तो इसी तरह से हमारी जो मीटिंग थी, हमारा यही मेन मिशन और ऑब्जेक्टिव यही था कि एटलीस्ट जो सोया हुआ है 3000 साल से, हमारा जो बैकवर्ड क्लासेस सोए हुए हैं, उनको जगाने के लिए हम लोग काम करें और उनको जगाएं कि भाई आपका हक हुकूक जो है वो कब आपको लेने हैं। दूसरा, आपको किसी दूसरे को या तीसरे को आप वोट देकर उसको अपनी रिप्रेजेंटेशन देके वो अपनी बात, आपकी बात कभी वहां नहीं रहेगा, क्योंकि हम हमारा पीछे रहने का, हमें अधिकार ना मिलने का मेन रीजन यही है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही। आज हम जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि हमें राज्यसभा के लिए मेंबर चाहिए, हमें इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि हमारी जो बात है, हमारे जो तकलीफें हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो वहां तक पहुंचती नहीं है। तो हमारी बात, जिनको हमने वोट देके भेजा है, वो हमारी बात रखते नहीं है। तो उसमें कुछ मेन पॉइंट्स जो डिस्कस हुए उस मीटिंग में, क्योंकि उसमें उन्होंने बोला कि बैकवर्ड क्लासेस जो है, एक तो ये वर्ड उन्होंने कहा कि अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड के बजाय वीसी बैकवर्ड क्लास को उन्होंने किया कि इसमें एससी एसटी एंड ओबीसी, इसमें पूरा जो यानी कि जो बहुजन समाज है, वो जो जैसे मूल निवासी एक टर्म यूज की जाती है, वो उसी पैटर्न के हमें इकट्ठे होके मिलना है। और उसकी जो स्ट्रेंथ है 78%, ये जो लोग हैं ना हमारे, जो एससी एसटी एंड ओबीसी जब मिलाएंगे तो ये 78% से ऊपर जाती है। तो जब 78% लोगों का एक समूह या एक ताकत बनेगी, तो मेरे ख्याल पावर उनके हाथ में आने से कोई नहीं रोक सकता। और हमें अपने लोगों को यही बात समझानी है कि जो सदियों से आप लोग पिछड़े हुए हैं, आपको अपने हक अधिकारों के लिए किसी के पास ऐसे हाथ लेके जाते हो, ऐसे हमें ऐसा हाथ नहीं करना, हमें ऐसे बनाना है उस हाथ को। जब हमारे पास 78% लोगों की जो पावर है, हमारे पास पावर आ जाएगी, तो हम मांगने बजाय हम देने वाले बनना चाहते हैं। तो हमें अपने लोगों के जहन दिमाग में यही चीज चाहिए डालनी है कि आज जो हम मांग रहे हैं, मांगने वाले छोड़ो, अपने ये लेना, अधिकार लेने के लिए आपको उस कुर्सी पर बैठना जहां अधिकार दिए जाते हैं। मांगने से आपको सदियों से 3000 साल हो गया मांगते, किसी ने नहीं कोई अधिकार दिए, लेकिन उस कुर्सी की तरफ नजर रखो जहां से अधिकार दिए जाते हैं, तो ये पैदा किए जाते हैं। यही सब कुछ कहते बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर चले गए, मान्यवर कांशीराम साहब आए, उन्होंने ये कहा, उनसे पहले ज्योतिराव फूले ये कहते रहे, आज फिर से वही बात हो रही है। कारण क्या समझ पा रहे हैं कि ये सब हो नहीं पा रहा, ये लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे, और
राजनीति की ताकत को, उस कुर्सी की ताकत को ये लोग समझ नहीं पा रहे? उसमें सर मेन रीजन है, एक तो हमारा जो माइंड सेट है, हमें एक सोशली बैकवर्डनेस कि मुझे नीच का, जैसे शूद्र है, शूद्र वर्ड ही एक ऐसा है कि उसकी जो साइकोलॉजी ली है ना, वो अपने आप को कमजोर समझने लगता है। दूसरा लैक ऑफ एजुकेशन है कि हमारे लोग जो हैं वो इतने पढ़े नहीं, अभी थोड़े समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 1950 जब से कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन हुई है जहाँ, तो तब से जो राइट मिला हमें, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, उससे थोड़े बहुत हमारे लोग आज को एक जो कुछ एज, हमारी एज ग्रुप के जो लोग हैं वो पढ़ लिख के थोड़ा अवेयर हुए हैं, अवेकेंड हुए हैं। उनको हमने अपने राइट्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो उनको पता लगता है हमारे फंडामेंटल राइट्स के हैं। जैसे कि हमारे ओबीसी में इसके कॉन्स्टिट्यूशन राइट 15(4), 15(5) में जो हमारे लोगों को वो पढ़ते हैं, जब उनको पता लगता है तो वो आगे आएंगे और अपने हक हुकूक के लिए लड़ाई करेंगे। तो मेन चीज हमारा पीछे रहने का, एक तो हम पॉलिटिकली हमारी रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं है, एजुकेशनली हम वीक हैं, सोशली हम वीक हैं, कल्चरली हम वीक हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी को नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। अभी जो हमारा समाज है तकरीबन उसमें जो 80% के करीब लोग हैं वो लैंडलेस हैं, उनके पास ज़मीनें नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो उन लोगों को जब तक सोशल जस्टिस मिले, इक्वलिटी का मतलब है कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वलिटी जो सोशल जस्टिस की वो मिलनी चाहिए, तभी जागृत हो गए लोग। और उसमें ये जो हमारा मिशन है ये तभी कामयाब होगा। और जब तक किसी गवर्नमेंट को ये डर नहीं होगा या किसी तबके को कि क्योंकि हम तो पावरलेस लोग हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट में क्या होता है कि हमारा भाई जो कोई लीड करता है उसका मुंह बंद कराने के लिए वो बोलेंगे जी आपको हम एमएलए बना देंगे, एमएलसी बना देंगे, वीसी बना देंगे, वो वहाँ की मूवमेंट वहीं ठप हो जाती है। तो इसलिए हमें अपने समाज में भी ऐसे लोगों को चुनना होगा जो नेशनलिस्ट हों, हॉनेस्ट हों और समाज की पीड़ा रखते हों। मतलब प्रस्त जो सेल्फ इंटरेस्टेड लोग हैं, जो उनके अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए जो समाज को बेच देते हैं, हमें उन लोगों से भी दूर रहना चाहिए। क्योंकि आज भी पॉलिटिकल पार्टियों में, आज पार्लियामेंट में 112 एमपी जो हैं वो ओबीसी के हैं, 131 एमपी जो हैं वो राज्यसभा में, इस सारी पार्लियामेंट में एससी के हैं। तो क्या जो कानून इनके अगेंस्ट बनते हैं वहां, तो वो जो लोग हमारे बैठे हैं, कहने के तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन अगर वो रिप्रेजेंटेटिव एससी एसटी ओबीसी के हैं तो उनके रहते हुए हमारे जो राइट्स हैं उनको वॉच क्यों नहीं किया जा रहा, अगर वो इस काबिल होते। क्योंकि वो तो पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट हैं और उनके समझो कि गुलाम बन के बैठे हुए हैं, वो आवाज नहीं उठाते। तो मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए अपने इस आपके थ्रू अपने समाज के ओबीसी को यही मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप अपने राइट्स लेना चाहते हुए तो राइट्स के लिए इकट्ठे होना सीखो, अवेयर होना सीखो और संघर्ष करना सीखो। मांगने के बजाय देने जो बढ़ना है, उस कुर्सी तक आपकी नजर जो है वो, जहाँ जो कुर्सी पावर हाउस है, आपकी नजर उस पावर हाउस पे होने चाहिए, ना कि किसी ये कि मैं जाऊंगा अपने बच्चे को नौकरी दिला, ट्रांसफर करा ले, ये हो गया वो हो गया। जब तक ये हम करते रहेंगे हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनका भी यही हाल होता है जो हमारा आज हो रहा है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो आप इन चीज़ों को समझ लीजिए कि बहुजन समाज की समस्याएं क्या है। इस मीटिंग का एजेंडा आपको समझ आ गया होगा। आप इसे ज़रा गंभीरता से लीजिए, खबर को देख करके स्लाइड मत कर दीजिए, इसे समझ लीजिए कि बहुजन समाज की समस्याएं क्या है और उनका हल कैसे होगा। भारत के चीफ जस्टिस पर जूता फेंक देना, राजनीति में बहुजन समाज को दरकिनार कर देना और बहुजन समाज को ये समझ ना आना सबसे बड़ी समस्या है। इस मीटिंग के अंदर जो डिस्कस हुआ है वही हमने जानने का प्रयास किया है और आप सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस खबर को शेयर करिए ताकि ये उन लोगों तक पहुंच पाए जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग इस वक्त नौकरी पेशे में हैं, वो इसे समझ पाएँ कि आने वाला भविष्य बहुजन समाज का क्या है।